प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में मैं राम आशीष गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। क्या पढ़ रहे हैं? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। इस भाषण के, इस गद्य के भाषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ददरी के मेले में भाषण देने के लिए लिखा गया एक निबंध है, तो इसलिए इसे भाषण भी कह दे रहे हैं। जबकि ये भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है का निबंध है, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इसको ददरी के मेले में, बलिया ज़िले के ददरी के मेले में इस भाषण को कहा भी है। और फिर आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ये मनुष्य के अर्थात भारतीयों के जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो उनकी मानवतावादी विचारधारा है, इसको आगे बढ़ाते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए हैं। कहा जा रहा है कि पहले के जो महात्मा बुद्धिमान ऋषि मुनि के वंशज के लोगों ने अपने बाप दादा का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में रख दिए हैं। जबकि इसी को समाज का धर्म माना जाता है, जो देश काल वातावरण और समय के साथ जो बदलती रहती है। आगे आप लोग देखें, बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। ये जो तिथियां निर्धारण किए, जो व्रत धारण करने के लिए कहे, जिस स्थान पर पूजा पाठ या आराधना के लिए बात कहें, वही सब तीर्थ हो गए। अर्थात वही तिथि हो गई, वही व्रत हो गए और वही तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो, उनको ग्रहण कीजिए। भारतेंदु जी कह रहे हैं कि फलानी बात, जैसे आप उसको एक बार अवश्य देख लें, जी फला वस्तु या फला वस्तु का निर्माण या फला चीज़ या क्यों कहा जा रहा है, उसको एक बार देख लें और फिर उसमें से जो आपको सही दिख रहा है, सही लग रहा है, आपके जीवन के अनुरूप है, तो उसको क्या करिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। बहुत से बातें ऐसी होती हैं धर्मशास्त्र में पहले से विधान है, लेकिन वर्तमान समाज में वही बातें विरोध प्रकट करती हैं, यानी समाज के विरोध जाती हैं, तो उनको अब छोड़ दीजिए, उनको त्याग दीजिए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। पहले लोग ये कहते थे शास्त्रों में है जहाज का सफ़र नहीं करना चाहिए, विधवा विवाह नहीं हो सकता, बाल विवाह तो ठीक है, कहने का अर्थ बाल विवाह तो पहले था, बाल विवाह कर दिया जाता था, लेकिन बाल विवाह पर अब रोक लग गया है, ये तो ठीक है। विधवा विवाह पर भी पहले धर्मशास्त्रों में विधवा विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी समय समाज में ये हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। और जैसे जहाज़ों पर पहले ये था, आप पानी वाले जहाज़ पे आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। यही सब संकुचित विचारधारा थी जो हमें कूपमंडूक बना कर रख दी है। जबकि यूरोपवासी लोग
इन्हीं का पालन किए और पूरे देश में छा गए। लड़कों का छोटेपन में ब्याह करके उनका बल बीरज आयुष मत घटाइए। ये सब बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो, जहाज से सफ़र कर सकते हैं, विधवा विवाह हो सकता है, और बाल विवाह नहीं करें, क्योंकि बाल विवाह में करने से उस बालक के चाहे बालिका के भविष्य बिगड़ भी सकती है, क्योंकि उनके जो सोचने की क्षमताएं होती हैं उसका विकास नहीं हो पाता, उनके शारीरिक विकास नहीं हो पाती, उनकी मानसिक विकास नहीं हो पाती, यहाँ तक कि उसके आर्थिक विकास भी रुक जाती है। आप उनके बाप हैं या शत्रु, वही लेखक कहना चाह रहे हैं, आप उनके बाप हैं या शत्रु, अर्थात उसके विकास के मार्ग पर न ले जाकर उसको वहीं सीमित करके रोक दे रहे हैं। वीर्य उसके शरीर में पुष्टि होने दीजिए। ये कह रहे हैं जो वीर्य उत्पन्न हो रहा है उसके शरीर में जो हार्मोन्स बन रहे हैं, जो अन्य चीज़ें बन रही हैं, उसको उनके शरीर में लगने दीजिए, न कि शादी विवाह करके उसको समाप्त करिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। नून तेल यानी कहने का अर्थ वह कुछ पैसा कमाने लगे, वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा उसका विकास हो जाने दीजिए। वह अपने जीवन में कुछ कमा सकता है कि नहीं, वो अपने जीवन में कमाने के लिए उसकी क्या सोच है, वो कहाँ क्या करना चाहता है, पहले ये सब देख लीजिए। अगर ये सब नहीं ध्यान दिए, इन सब बातों पर नहीं ध्यान देंगे तो आप उसके पिता नहीं बल्कि शत्रु के रूप में दिखेंगे। तब उसका पैर काठ में डालिए, तब कह रहे हैं उसका शादी विवाह करिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। ये जो कुलीन प्रथा बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यताओं से चली आ रही है, उस सब को त्यागिए। बहु विवाह है उसका विरोध करिए। बहु विवाह का अर्थ है जैसे एक व्यक्ति कई शादियां कर सकता था, ये बात है। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती है। ये करें लड़कियों को भी पढ़ाइए। पहले शास्त्रों में लड़कियों को विद्या अध्ययन के लिए रोक था, बाध्यता थी कि आप विद्या अध्ययन नहीं कर सकती, लेकिन वो इसी पर ये कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब लड़कियों को भी पढ़ाइए, लेकिन आजकल की पढ़ाई जैसे नहीं। उनको बाहर भेजिए, उनको उच्च शिक्षाएं दीजिए, न कि उनका नामांकन कराकर घर बैठा dीजिए और केवल नाम मात्र का शिक्षा दीजिए। यानी ऐसा काम नहीं करने के लिए कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं वे जैसे लड़कियां भी बाहर जाएं, बाहर निकलें, अपने रुचि के अनुसार विषय को चुनें और उस विषय को विधिवत पढ़ें, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और मानसिक विकास भी होगा, और उसके साथ साथ वे अपने जीवन में अग्रसर भी होंगी। लेखक ये कहना चाह रहा है कि लड़कियों को ऐसी शिक्षा न दीजिए जिससे उपकार के बदले बुराई होती है, जिससे उपकार के बदले बुराई मिले। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, बल्कि उसे ऐसी शिक्षा दीजिए अपने देश के विषय में जाने, अपने कुल और धर्म के विषय में जाने, और अपने देश और कुल धर्म का सम्मान करे और उसको समझे। पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज शिक्षा दें, और अपने जीवन में जब उसकी शादी विवाह हो जाए तो पति भक्ति बने, अर्थात पति की सेवा भी करे, और अपने लड़कों या लड़कियों को सहज भाव से उसका पालन पोषण भी करे, उसको उच्च शिक्षा भी प्रदान करें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों के नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। कह रहे हैं आप आपसी झगड़े को छोड़कर आप एक होइए। आप इन छोटे मोटे झगड़ों में अपने समय को बर्बाद मत करिए। चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, सब आपस में मिलकर रहिए और एकजुट बनाकर
आपस में मेल करके काम करिए और आगे बढ़िए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए, अर्थात जात पात का भेदभाव मिटाइए। कोई किसी वर्ग का हो उससे नहीं मतलब है। यानी इनके कहने का अर्थ ये है, कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, सभी लोग आपस में मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर काम करें और आगे बढ़ें, तभी देश का विकास हो सकता है। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। कह रहे जो जिस योग्य है उसको वैसे ही मानिए। ये न कहिए कि छोटी जात का है, ये कैसे ये कर सकता है, ये कहकर उसके मानसिक स्थिति को मत तोड़िए, यानी उसका तिरस्कार मत करिए। सब लोग आपस में मिलकर एकजुट होकर काम करें और देश का विकास करें। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तामील दें। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। ये कह रहे हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छी से अच्छी संस्कार सिखाएं। यह नहीं कि अपने पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी के भरोसे छोड़ दो, चलो हमको तो मिल रहा है, इससे लड़के भी इससे अपना विकास कर लेंगे, जीवित रह सकते हैं, खाने पीने की कमी नहीं होगी। ये सब छोड़ दीजिए, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पैरों पर खड़े होने के लिए उनको तैयार कीजिए, जागरूक कीजिए। लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, इस प्रकार लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, रोज़गार मिले तभी वह अपना विकास और देश का विकास कर सकता है। विलायत भेजो, विदेश भी भेजो इसके लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ और बचपन से ही वह मेहनत करे, मजदूरी का अर्थ घर का काम करें और शिक्षा भी ग्रहण करें। आलसी मत बनाओ। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। यानी कहने का अर्थ है ये जो आपस में राज्य की वैमनस्यता है, जो बिहारी है, वो बंगाली है, वो मराठी है, वो मद्रासी है, वो पंजाबी है, इस सब को छोड़ करके सब भारतवासी हैं। ये बातें सबके मन में डालो। कोई वैदिक है, जैन है, ब्राह्मण है, मुसलमान है, सब एक का एक, सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर एकजुट होकर कोई भी काम करिए, तभी आगे बढ़ेंगे। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। ऐसी कारीगरी करो, बच्चों में कारीगरी के गुण सिखाओ, तकनीकी ज्ञान दो। जिससे क्या होगा, तकनीकी ज्ञान होगा तो वो जो तकनीकी से पैसा आएगा हमारे ही देश में रहेगा। ऐसा ना हो, ऐसा काम करो जो तुम्हारा पैसा विदेश जाए, बल्कि ऐसा काम करो विदेश का पैसा अपने यहाँ आए। देखो जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फारसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। ये उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं जिस तरह 1000 धाराएं मिलकर गंगा बनती हैं और फिर जाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी तरह कह रहे हैं ऐसे कार्य करो जो हम हर तरह से पैसा हमारे यहाँ आए, न कि हमारे यहाँ का पैसा इंग्लैंड, फारसी, जर्मनी और अमेरिका को पहुँच जाए जैसा जा रहा है। दियासलाई ऐसी तुच्छ वस्तु है, वहीं से आता है। अर्थात दियासलाई एक छोटी सी माचिस, एक छोटी सी वस्तु है, लेकिन ये भी विदेश से आता है। अर्थात उस पर जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, वह पैसा विदेश चला जाता है। वही कर रहे हैं, ऐसा कार्य करो, दियासलाई अपने यहाँ बनाए। ऐसे छोटी मोटी वस्तुएँ, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, अर्थात इन उद्योगों का विकास करो और वस्तुओं का निर्माण अपने यहाँ करो।
जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो अमेरिका की बनी है। ये भी बताने की कोशिश करें जो मार्किन की धोती आप पहनते हैं चाहे पहने हैं, वो अपने देश के निर्मित वस्तु नहीं है बल्कि अमेरिका से बन कर के आई है। जिस लंकटाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, और ये जो अंगरखा तुम पहने हो, अंगरखा उसे कहते हैं अंग शरीर को पर धारण करने वाला, तो जो अंगरखा तुम पहने हो वह इंग्लैंड का है। फारसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, अर्थात तुम सर के बालों के लिए फारसी से बनी कंघी का प्रयोग करते हो, और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है, और तुम्हारे लालटेन में, तुम्हारे लैंप में जो बत्ती जल रही है वो कहाँ की बनी है? वो जर्मनी की बनी हुई है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं साहब, किसी के कपड़ा मांग कर गए किसी शादी विवाह समारोह में और कोई पूछ दिया ये तो फलाने का कपड़ा है, तो तुम्हें बताओ कैसा महसूस होगा, उस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी। तो ऐसे ही ये विदेशी वस्तुएं जो इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई भी कह सकता है ये तो फला जगह का इंग्लैंड का बना हुआ है, ये जर्मनी की बनी हुई है, ये अमेरिका की बनी हुई है। तो बताओ हमारे मन मस्तिष्क पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। दूसरा भी कह दिया, अरे कपड़ा ही नहीं टोपी भी ये दूसरे का पहना है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, घर की तो मूछें ही मूछें हैं। दूसरा ने कहा, यानी जो शरीर पर धारण है किया है कुछ भी नहीं इसका है, बल्कि केवल उसकी मूछें हैं, बाकी सब दूसरे का है। ऐसे ही बात बताना चाह रहे हैं कि केवल ज़मीन ही हमारा है, बाकी जो निर्मित वस्तुएं हैं वो विदेशी हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तुएं भी नहीं बना सकते। वही कह रहे हैं, हाय अफसोस है, ये दुख से अफसोस कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे हो गए हैं, अपने निज मर्यादा जो रोज़ाना के वस्तुएं जो इस्तेमाल में करते हैं, जो प्रयोग में लाते हैं, वो सब विदेशी है, हमारे यहाँ का निर्मित कोई वस्तु नहीं है। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अर्थात कह रहे, हे भाइयों अब तो जागो, बहुत सो लिए, अब नींद को त्यागो और जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नत करो। जागने ऐसा नहीं है सोकर जागो, अर्थात अपने विषय में सोचो, देश के विषय में सोचो, लोगों के विषय में सोचो, समाज के विषय में सोचो और उसके प्रति कुछ करो, और उसके उन्नति और सब प्रकार से उन्नत करो जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो जिससे तुम्हारा भलाई हो, जिससे तुम्हें फ़ायदा पहुंचता है, वैसे ही किताब उसी तरह का किताब पढ़ो, उसी तरह के खेल खेलो और वैसे ही बातचीत करो। ऐसे काम ना करो जिससे तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। परदेसी वस्त्र और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नत करो। ये कह रहे हैं विदेशी भाषा पर विश्वास ना करो। विदेशी भाषा पर भरोसा करोगे तो आप विदेशी संस्कारों में पड़ जाओगे, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग करते रहो तो विदेशी वस्तुओं की उन्नति होगी और सभी धन विदेश में चला जाएगा। इस प्रकार कह रहे हैं स्वदेशी भाषा अपनाओ, हिंदी को अपनाओ, अपनी भाषा की उन्नति करो। जब तुम्हारी भाषा की उन्नति होगी तब तुम्हारी भी उन्नति होगी, जब तुम्हारी उन्नति होगी तो समाज की उन्नति होगी, जब समाज की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है के विषय में ये निबंध ददरी के मेले में भाषण के समय लिखा गया था और इसको हम लोगों के सामने
जो ये किताब में उसी निबंध को इसमें दिया भी गया है। तो आप लोग इस निबंध को पढ़ने के बाद अपने विषय में, समाज के विषय में और देश के विषय में अवश्य सोचें। तो बच्चों, ये भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है का निबंध समाप्त हुआ। अब आगे पाठ की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।